बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर है। बुक जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। सबसे पहले जो है आपको थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन जो है वो पता होना चाहिए कि बुक आप कौन सी बाय करेंगे। इसमें जो है ये स्टीफन रॉबिन्स की बुक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है स्टीफन रॉबिन्स की बुक। ये बेटा आप लोगों ने बुक जो है वो बाय करनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टीफन रॉबिन्स की, यहाँ से आप जो है वो क्वेश्चन इसके रेडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैनेजर्स की। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर हम बाद में जाएंगे, उससे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझते हैं, उनके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की डेफिनेशन पर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजर्स की बात करते हैं कि मैनेजर्स कौन होते हैं और मैनेजर्स क्या करते हैं। इंडिविजुअल्स हु अचीव गोल थ्रू अदर पीपल, ठीक है। ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को साथ मिला के उनसे काम लेकर जो है इदारे के गोल्स को, इदारे के जो गोल्स हैं और जो मकासद हैं, पर्पस हैं, उनको जो अचीव करते हैं लोग, वो मैनेजर्स कहलाते हैं और उनको हम एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये डिसीजंस लेते हैं। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाता है, मेक डिसीजंस, एलोकेट रिसोर्सेज, ठीक है। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हों या फिर आपके पास प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो, कैश की फॉर्म में हो, लैंड की फॉर्म में हो, लेबर की फॉर्म में हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से एलोकेट करना। उसके बाद डायरेक्ट एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स, और जो आप लोगों ने उनको काम असाइन किए हैं, बिकॉज यू आर द मैनेजर। अगर आपने लेबर को काम असाइन किया है या लोगों को कोई काम दिया, डिवीजन ऑफ लेबर की है, आपने उनको डायरेक्ट भी करना उनकी एक्टिविटीज़ को। क्या है कि जो आपने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी तो वो उनके मुताबिक ही चल रहे हैं, उन पर अमल दरामद कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को लेकर के चल रहे हैं, तो ये मैनेजर का काम है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जी, वेयर मैनेजर्स वर्क, ठीक है। मैनेजर्स जो है वो कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ वर्क करते हैं। अ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट, एक सोशल यूनिट की हम बात करेंगे, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पीपल, जो कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बनाते हैं। एक ऐसा सोशल यूनिट जो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बनाते हैं। दैट फंक्शंस ऑन अ रिलेटिवली कंटिन्यूस बेसिस, जो कि मुस्तकिल तौर पे काम कर किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। जो लोग होते हैं वो वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे काम करते हैं एक ख़ास मकसद को जहन में रखते हुए, ठीक है। टू अचीव अ कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल्स, ठीक है। एक गोल को, एक मकसद को पूरा करने के लिए वो कंटिन्यूसली जो है उसमें वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा लोग जो है इसमें होते हैं, और ये जो सोशल यूनिट है आपका, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और जहन में एक ख़ास मकसद होता है, एक ख़ास गोल होता है, कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे पहले जो है वो प्लानिंग आ जाता है। A process that includes defining goals, establishing strategy, and developing plans to coordinate activities. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गोल्स को डिफाइन करते हैं कि गोल्स आया कि है क्या। हर अदारे के अपने गोल्स होते हैं, हर अदारे के अपनी जो है वो मकासद होते हैं, ठीक है। ये वेरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ को जो है डिफाइन करना है कि गोल्स क्या इदारे के, ठीक है। फिर उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए आपने एक सूटेबल स्ट्रेटजी बनानी है, एक स्ट्रेटजी को इस्टेब्लिश करना आपने। उसके बाद एंड डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, और प्लान्स बनाने ताकि उस जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसके मुताबिक काम किया जा सके, ठीक है। कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ को आपने, मतलब लोगों को काम असाइन करने, उसमें जो है प्लानिंग करने के किसको क्या काम असाइन किया जाए, और उनको फिर कोऑर्डिनेशन करनी उनके साथ, आया कि जो काम आपने उनको असाइन किए हैं वो कर भी रहे कि नहीं कर रहे।
ठीक है। तो ये सारी इस लेवल पे जो है प्लानिंग की जा रही है कि आपने किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है, स्ट्रेटजी बनानी है आपने, ठीक है। ये सारे के सारे काम जो सोचे जा रहे हैं, ये थिंकिंग लेवल है आपका, ठीक है, ये प्लानिंग हो रहा है सारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है ऑर्गेनाइजिंग का। आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। व्हाट टास्क आर टू बी डन एंड हु इज़ टू डू देम, और कौन करेगा, कौन से टास्क परफॉर्म किए जाएंगे और कौन इनको करेगा, एंड हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप, टास्क को किस तरह से ग्रुप किया जाएगा, कौन लोग इसको मिलकर करेंगे, ठीक है। हु रिपोर्ट्स टू होम, किसने किसको रिपोर्ट करना है, एंड वेयर डिसीजंस आर टू बी मेड, ठीक है, और डिसीजंस कहाँ पे लिए जाएंगे। ये सारे के सारे काम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में होते हैं, ठीक है। जब आप अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि आपने कौन कौन से काम करने और कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा और किसने किसको रिपोर्ट करना है और डिसीजन जो है उनकी बेसिस पे आपने लेने, ये सारा काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका जी लीडिंग का। लीडिंग में क्या होता है जी, अ फंक्शन दैट इंक्लूड्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। मैनेजर, एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा तो वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने अपने एम्प्लॉय को क्या करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो जॉब जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगी। सिर्फ जो पैसा है, सिर्फ जो सैलरी है, ये वेजेस जो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपको उसे मोटिवेट भी करना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिंग अदर्स, आपने जो है वो लोगों को डायरेक्ट भी करना है, उनको मतलब बताना है, कमांड देनी कि उन्होंने क्या करना है, कौन सा काम कैसे करना है, आप उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है, कौन सी राइट डायरेक्शन है, कौन सी रॉन्ग डायरेक्शन, उनको बताना है कि किस तरह काम को हम कर सकते हैं कम टाइम में, मिनिमम रिसोर्सेज को, मिनिमम इनपुट को हम यूज़ करते हुए मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं, आपने डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है। सेलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल, एक ऐसा चैनल इस्तेमाल करना है कि जो कि मोस्ट इफेक्टिव हो। बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि बात कुछ होती है मैनेजर की तरफ से, लेकिन जब वो पहुंचती है आखिरी बंदे तक 4-5 बंदों से होते हुए, तो बात का मतलब ही चेंज हो जाता है। तो ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल आपने क्रिएट करना है कि जो बात मैनेजर की तरफ से आई है वही जो है जिस पर्सन तक जा रही है वो उस पर्सन तक वैसे ही पहुंचे जैसे मैनेजर से आई है, ठीक है। दरमियान में हर बंदे का अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो अलग होता है, हर बंदे का बोलने का स्टाइल, उसका लहजा अलग होता है। तो लहजों से या फिर एक दो लफ्ज़ की चेंज से वो बात का मतलब बदल जाता है। इसलिए मोस्ट इफेक्टिव चैनल इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप जो चाहते हैं वही आप काम करवा सकते हैं एम्प्लॉय से। एंड रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स, तो लीडिंग में ये भी आता है कि आपने जो एम्प्लॉयज़ के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, अब वो एरिया के हवाले से या नस्ल ज़ात के हवाले से हैं, ठीक है, या किसी और जो है वो जेंडर वाइज हैं, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको आपने दूर करना है बिकॉज यू आर द मैनेजर, ठीक है। तो इस तरह से आपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करना है, उनको काम करने के लिए डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करनी है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल आपने जो है बनाना है ताकि जो बात है, जो मैसेज है, वो सही तरीके से कम्युनिकेट हो सके और उनके दरमियान जो झगड़े हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व भी करना है। नेक्स्ट है जी कंट्रोलिंग का फैक्टर्स में। कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या होता है कि आपने मतलब प्लानिंग भी कर ली, आपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, आप अपने एम्प्लॉयज़ को लीड भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कमांड दे रहे हैं कि किस तरह से काम करना है। अब जब ये आप सब कर चुके हैं उसके बाद आपने इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ये आया कि जिस मकसद के लिए आपने ये सारा काम किया था, क्या वो मकसद आपका पूरा हो रहा है, क्या काम उस तरह से हो रहा है कि आपका मकसद पूरा हो जाएगा। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़, ठीक है, जो आप करवा रहे हैं, फॉर्म करवा रहे हैं, उनको इंश्योर करना है कि दे आर बीइंग स्टेप अकॉम्प्लिश्ड एज, यहाँ पे जो है लेकिन पर सिग्निफिकेंट डेविएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसका मतलब ये है कि जी अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से मॉनिटर करना है कि आपने देखना है कि वो एक्टिविटीज़ जिस तरह से आप चाहते थे उस तरह से परफॉर्म हो रही हैं, उस तरह से अकॉम्प्लिश हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। अगर आपने जिस तरह से कमांड दी थी, जिस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड की थी, उस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं हो रही, तो
तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस प्रोसेस को दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आपका मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, दोबारा से आप प्लानिंग करेंगे, दोबारा से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर तो जिस मकसद के लिए आपने ये सारा काम किया, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की और रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद कंट्रोलिंग, आप एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, एक्टिविटीज जिस तरह से फॉर्म होनी चाहिए इस तरह से हो रही है और आपका मकसद पूरा हो रहा है, तो दैट्स गुड। फिर आपको दोबारा से प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपका ये सारा काम करने के बाद भी जिस मकसद के लिए, जिस गोल को अचीव करने के लिए, जिस अदारे के, इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए आपने सारा काम किया, अगर वो फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, दोबारा से उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, दोबारा से फिर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट फंक्शंस है आपकी। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स कौन सी होती हैं, इसमें 3 तरह की स्किल्स आ जाती हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, ह्यूमन स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल्स हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज को अप्लाई करना। ठीक है, ये बेसिकली आपकी जो है टेक्निकल स्किल्स होती हैं, ये हर बंदे के पास नहीं होती। ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, ये उनके पास ये स्किल्स होती हैं, जो कि हाईली एक्सपीरियंस होते हैं, हाईली जो नॉलेजेबल होती है, उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है। तो ये वो लोग जो है अपनी स्पेशल नॉलेज को और एक्सपर्टीज़ को इस्तेमाल करके जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ये टेक्निकल स्किल्स हैं। उसके बाद ह्यूमन स्किल्स है, उसमें क्या आता है, द एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। दूसरे लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, उनको मोटिवेट करना। ठीक है, और उनके साथ इंडिविजुअली और ग्रुप में रहकर काम करना, इसको हम कहते हैं जी ह्यूमन स्किल्स। तो मैनेजर्स के अंदर ये भी होनी चाहिए। उसके बाद कंसेप्चुअल स्किल्स क्या होती हैं, द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। एक मुश्किल सूरत हाल है, उसको सबसे पहले डायग्नोज करना, आइडेंटिफाई करना और उसको एनालाइज करना कि ये जो है किस तरह से, क्यों सिचुएशन आई है, इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक है, ऐसे क्या सूरत हाल पैदा हो गई कि ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है। तो इसको हम जो है वो क्या कंसेप्चुअल स्किल्स कहते हैं। अगर एक बंदा, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, वो एक मुश्किल सूरत हाल में उसको आइडेंटिफाई भी कर ले और बैकएंड पे उसके जो है वो फैक्टर्स भी तलाश कर ले कि आया कि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है, क्या ऐसी वजूहत थी कि ये सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है, तो ऐसी स्किल को हम कंसेप्चुअल स्किल्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, effective versus successful managerial activities. According to Luthans, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आपकी कम्युनिकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और नेटवर्किंग है। ठीक है, ये सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, इसमें क्या होता था, आप डिसीजन मेकिंग करते थे, प्लानिंग करते थे और कंट्रोलिंग करते थे। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका इसमें कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, रूटीन जो वर्क है, जो इन्फॉर्मेशन की डिसएमिनेशन है, जो फॉरवर्डिंग है उसकी, उसमें एक्सचेंज करनी है आप रूटीन इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस करना है पेपर वर्क को। 40 मिनट बाद दोबारा दी। जी स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड वन था जी कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग रूटीन इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग पेपर वर्क। आपने जो है कम्युनिकेशन पास आउट भी करनी है रूटीन वर्क में, और दूसरा जो है आपने उसको पेपर वर्किंग भी करनी है। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है, जो कम्युनिकेशन आपकी तहरीरी शक्ल में भी होनी चाहिए, आपने जो उसको है किसी भी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उसको पास आउट भी करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुली चीज़ों को अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, अब ये आजकल हर इदारे के अंदर ये डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ सैलरी, सिर्फ वेजेस ही जो है वो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन का हिस्सा है। ठीक है, अगर आप वो हर वक्त थेरी के हवाले से बात करें या जो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स के हवाले से बात करें, उसमें उसने जो है बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है मैस्लोज ने कि एक एम्प्लॉय की जो सेटिस्फेक्शन है वो किस तरह से पूरी हो सकती है। तो आपको उसे मोटिवेट भी करना पड़ेगा, सैलरी के अलावा आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा
और अगर आप अपना अच्छे तरीके से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो आपको अपने तमाम मामलों को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, ठीक है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। और जो एम्प्लॉयज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, आपको जो है लोगों को हायर करना पड़ेगा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट टाइम, ठीक है, जिस वक्त जिस बंदे की जहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ भेजना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदे की एक्सपर्टीज़ जो है वो फाइनेंस में है, ठीक है, आप जो है उसे किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भेज दें, ठीक है, या एक बंदे की एक्सपर्टीज़ जो है वो रिसीवेबल्स में है, आप जो है उसे पेबल्स में कर दें, या एक बंदे की एक्सपर्टीज़ टैक्स में है, ठीक है, आप उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ले जाएं। तो इस तरह से जो बंदे की एक्सपर्टी है उसको वहाँ पे ही जो है उसको डिप्लॉय किया जाए एम्प्लॉय को, ठीक है। अगर आप लोगों को डिप्लॉय किसी और जगह करेंगे जहाँ उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है, स्टाफिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तो जिस मकसद के लिए आपने ये सारी एक्टिविटी फॉर्म करवा रहे हैं वो आपका मकसद जो है पूरा नहीं होगा, ठीक है। आपको एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी करवानी है ताकि वक्तन फ़वक्तन उनको जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जो है उनकी स्किल्स को पॉलिश कर सकें, ठीक है, ट्रेनिंग भी करवानी है। उसके बाद नेटवर्किंग, ठीक है, सोशलाइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन लेवल्स में से एक लेवल ये सोशल बीइंग का भी होता है, सोशल बिलोंगिंग का भी होता है कि वो चाहता है कि वो लोगों के साथ मिलजुल कर जो है वो काम करे, ठीक है। तो सोशल सर्कल भी जो है उसको भी मेंटेन करना होता है मैनेजर को। और पॉलिटिकिंग, ठीक है, जो एक पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनसे भी दूर रहना, ठीक है, एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स, और दूसरे लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात मेंटेन करने हैं। नेटवर्किंग जितनी स्ट्रांग होगी, जितने लोगों के साथ रिलेशंस होंगे, पीआर होगी, उतना ही जो है वो अच्छा मैनेजर साबित होगा, ठीक है, इदारे के लिए उतना ही फ़ायदा होगा। क्योंकि तमाम जो है आजकल चूँकि मार्केट्स जो हैं वो ग्लोबलाइज हो चुकी हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो मार्केट्स जो हैं वो कंपनीज जो हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, तो मैनेजर्स के जितने रिलेशन स्ट्रांग होंगे उसके अदारे को उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी से कोई काम जो है वो पड़ सकता है। अब आते जी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, ये थोड़े से मेन कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, की कॉन्सेप्ट थे, आपने पहले भी पढ़े हुए लेकिन इनको हमने थोड़ा सा रिव्यू किया। अब आते हैं असल डेफिनेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। बेसिकली इंडिविजुअल का, एक इनफरादी बंदे का या फिर ग्रुप का या स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, बात को तवज्जो करें, एक इनफरादी बंदे का, इंडिविजुअल का या ग्रुप का और स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसके इम्पैक्ट को इन्वेस्टिगेट करना। क्या करना भाई? उसके इम्पैक्ट को, ये जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है या ग्रुप का जो बिहेवियर है या स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है अदारे के अंदर, इसके इम्पैक्ट को हमने इन्वेस्टिगेट करना है। और इसका मकसद क्या है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस ला सकें, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की जो है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। इम्प्रूवमेंट के हवाले से टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, इस मकसद के लिए हम ये सारा काम करते हैं। और इस सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसमें हम एक बंदे का, इंफरादी बंदे का, इंडिविजुअल का, ग्रुप का और स्ट्रक्चर का बिहेवियर जो है इदारे के अंदर जो है उसके इम्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि एक फ़र्द का जो इदारे के अंदर बिहेवियर है उससे उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है, बिहेवियर अच्छा है नहीं अच्छा, उसका क्या अदारे के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है। या फिर एक ग्रुप का जो बिहेवियर है इदारे के अंदर उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है इदारे में, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है। स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है। और इस मकसद के लिए इन्वेस्टिगेट करना है ताकि आप इदारे के अंदर जो है इफेक्टिवनेस को जो है वो मज़ीद बढ़ा सकें, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ला सकें इसके अंदर। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट आपके पास है जी रिप्लेसिंग इंट्यूशन विद सिस्टमैटिक स्टडी, ठीक है। दो चीज़ें आपके पास होती हैं, या तो आप रिसर्च को लेके काम करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करें, ठीक है, उसका हल तलाश करें, या फिर जो है किसी काम के लिए रिसर्च ज़रूरी नहीं होती, आपके पास पहले से सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करके जो है वो अपने काम को आसान बना लें। तो सबसे पहला इसमें जो है वो इंट्यूशन है। इसमें बेसिकली आपको जो है रिसर्च की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जी,
सिस्टमेटिक स्टडी। कहता है रिप्लेस करना है आपने इंट्यूशन विद सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है, आपके पास इदारे के अंदर एक प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो पुराने हल को लेकर आप जो है उसको रिजॉल्व ना करें, बल्कि आप सही तरीके से एक सिस्टमेटिक स्टडी को परफॉर्म करें कि आया कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये क्यों क्रिएट हुई है, इसको जड़ से क्यों नहीं उखाड़ा जाए। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप उसको सुप्रेस, जैसे हम फॉर एग्जांपल जो है अगर एक बंदा बीमार हो जाता है तो पेन किलर खा लेता है, तो फॉर द टाइम बिंग उसकी जो पेन होती है वो तो रुक जाती है, लेकिन हम असल में उसकी जड़ को नहीं देख रहे कि वो पेन हुई क्यों थी। बॉडी के अंदर अगर पेन हो रही है तो उसकी कोई ना कोई तो वजह है ना, लेकिन हम क्या करते हैं पेन किलर खा के फॉर द टाइम बिंग अपने आप को सुकून देने के लिए जो है वो कर लेते हैं, लेकिन असल में जो उसकी जड़ है, पेन कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई। सारी बात है बॉडी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है तभी वो पेन स्टार्ट हुई, अदरवाइज पेन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इदारे के अंदर हमने सिर्फ जो है वो यहाँ पे भी हमने वो पेन किलर्स नहीं लगानी, हमने बेसिकली एक सिस्टमेटिक स्टडी करनी कि आया कि प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई है। ठीक है, लुकिंग एट रिलेशनशिप्स, अटेम्प्टिंग टू एट्रीब्यूट कॉज एंड इफेक्ट। अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो उसकी कॉज क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आई है तो वो किस वजह से सामने आई है, उसके कॉजेज़ को तलाश किया जाए, और फिर कंक्लूजन्स को आप ड्रॉ करें, उसमें नतीजा फर्ज करें साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे। एविडेंस तलाश करें कि आया कि ये कॉजेज़ कौन कौन सी हैं इसकी, क्यों ऐसे इफेक्ट आए हैं, और उसके बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ करें साइंटिफिक जो है साइंसी जो है हवालों की बेसिस पे, साइंटिफिक एविडेंस की बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड्स अ मीन टू प्रिडिक्ट बिहेवियर, और ये आपको एक रास्ता फराहम करेगा, एक ज़रिया फराहम करेगा ताकि आप जो बिहेवियर्स को आप जो है वो प्रिडिक्ट कर सकें, उनकी पेशन गोई कर सकें। ठीक है, अगर एक बंदा इदारे के अंदर जो है वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो आपको, या ग्रुप जो है अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, आपको उसको सिस्टमेटिकली देखना चाहिए क्या है कि उसके बिहेवियर में जो चेंज आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो चेंज इन बिहेवियर्स, जो इंसानों के बिहेवियर में जो चेंज आ रही है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। वो एक साइकोलॉजी, आपको पता होगा कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी में ये पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम उस साइकोलॉजी को भी देखेंगे कि आया कि इदारे के अंदर जो है लोगों के बिहेवियर में जो चेंज आ रही है, और इस बिहेवियर पे इसकी वजह से इदारे को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ। ठीक है, तो हमने प्रिडिक्ट करना है बिहेवियर्स को। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी करके कि कब जो है एम्प्लॉय किस तरह का बिहेव करेगा, अगर इस तरह का बिहेव कर रहा है किसी सिचुएशन में तो इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने स्टडी करना है और बिहेवियर्स को हमने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए अगर ख़ास किस्म का बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा है तो उसके बैकएंड पे क्या लॉजिक हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, किन सिचुएशन में एम्प्लॉय कैसा बिहेव करता है, हमें ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं बेसिकली वो इदारे का एसेट्स होते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, तो इदारा तरक्की करेगा। अगर एम्प्लॉय किसी इदारे की सेटिस्फाई नहीं है, एसेट्स ही सही नहीं है इदारे की, तो फिर वो एसेट्स अगर सही ना होंगे तो फिर वो वर्क कैसे करेंगे, और इदारे के लिए अपनी जो है वो हार्ड वर्किंग कैसे शो करेंगे, लॉयल्टी भी नहीं शो करेंगे, और इदारे को जो है वो उसके जो गोल्स हैं, जो उसकी पर्पसेस हैं वो अचीव नहीं हो पाए। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ओबी फील्ड। अब इसमें एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करते हैं जी कि सम टाइम चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, इंसानों में जो बिहेवियर की जो चेंज आती है, ठीक है, लोगों में, लोगों के रवैयों में जो लचक है, लोगों के रवैयों में जो चेंज आ रही, तब्दीली आ रही है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको हम मैयर कर रहे हैं। ठीक है, लोगों में भी और जानवरों में भी। इस स्टडी को, इस साइंस को हम साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम बिहेवियर की चेंज को जो इंसानों में और जानवरों में उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसको मैयर कर रहे होते हैं, क्या है कि ये चेंज क्यों आई है, अगर आई है तो उसकी क्या लॉजिक है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, क्या बंदे को कोई परेशानी है। ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी से मुराद क्या है कि आपकी लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बात की जा रही है। द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लोगों के दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, उनकी जो स्टडी है आपको वो सोशियोलॉजी कहलाती है। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी। अब ये बेसिकली जो है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का मिक्सचर है। ठीक है, ये जो एरिया है सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी अपने पढ़ ली कि लोगों का रिलेशन दूसरे लोगों के साथ, उसकी स्टडी है, और साइकोलॉजी जो रवैयों में तब्दीली है,
जो बिहेवियर्स में जो चेंज है लोगों की, उसके हवाले से बात कर रहे हैं हम। अब सोशल साइकोलॉजी क्या होगी, यहाँ पे हम जो है इन दोनों की बात करेंगे। ये एक ब्रांच है जो इन दोनों से आगे जो है फर्दर इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। एन एरिया विद इन साइकोलॉजी दैट ब्लेंड्स कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों को लेके, एंड दैट फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर, ठीक है। हम इसमें जो है फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि एक बंदे का दूसरे बंदे पे जो है क्या इन्फ्लुएंस है, क्या असर है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ में हमारा फोकस होता है कि इसमें साइकोलॉजी भी आ जाती है और एक बंदे का दूसरे के साथ ताल्लुक भी जो है वो भी इसमें हम किसी हद तक उसको वाजे कर रहे होते हैं कि एक बंदे का जो है वो इन्फ्लुएंस या पीपल का इन्फ्लुएंस जो है दूसरों पे, या एक बंदे का दूसरे लोगों पे क्या जो है वो इन्फ्लुएंस है, इस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टडी आपकी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज़, ठीक है। सोसाइटीज़ के हवाले से, कम्युनिटीज़ के हवाले से हम बात करते हैं, उनकी ह्यूमन बींग्स एंड देयर, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो लोग हैं किस किस्म के लोग हैं और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से जो हमारी स्टडी है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है आपकी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एक प्रॉपर फील्ड है, ठीक है। इसमें हम जो है वो स्टडी करते हैं बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। एक सियासी इन्वायरमेंट है आपका, एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, उसमें जो इंडिविजुअल्स का, ठीक है, इनफरादी बंदे का या ग्रुप्स का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी जो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, वो पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स। कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स बेसिकली जो है वो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। ये वेरिएबल्स बेसिकली जो है वो मॉडरेट जो है करते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनके रिलेशनशिप को मॉडरेट किया जाता है। अब मॉडरेट इस हवाले से करना है कि ताकि उनके दरमियान जो कोरिलेशन है, जो ताल्लुक है, उनको ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। कोई भी दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं उनको जो है आपने उनके रिलेशन को, उनके कोरिलेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के रिलेशन को इम्प्रूव करें, उनकी कोरिलेशन को इम्प्रूव करें, उन वेरिएबल्स को हम कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें जी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ओबी। कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कौन से आपके चैलेंजेस होते हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको हम जो है अवेल कर सकते हैं, ख़तरात कौन से लाक हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौके कौन से अदारे के पास, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोब, आप आजकल आपको पता है कि सारी मार्केट्स जो हैं और कंपनीज जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ठीक है, एक दूसरे के सर साथ इंटरलिंक है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। सर एक जी नेक्स्ट इन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे पहले जो है हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि आजकल जो मार्केट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि मार्केट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं तो वो दूसरी प्रोडक्शन कंपनीज के साथ इंटरलिंक है। एक प्रोडक्शन कंपनी को दूसरी प्रोडक्शन कंपनी से काम पड़ सकता है। या फिर हम यूँ बात कर लेते हैं कि जो मार्केट्स हैं, ठीक है, वो भी आपस में इंटरलिंक है। प्रोडक्शन कंपनीज़ को हम जो ट्रेडर्स हैं उनसे रब्ता करना पड़ता है ताकि उन्हें अपनी चीज़ें बिकवाएँ, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, ठीक है। तो दोनों तरीके से जो है वो चीज़ें सेल करवा सकते हैं। और जब ये उसी वक्त होगा जब प्रोडक्शन कंपनीज़ का मार्केट के साथ लिंक मेंटेन होगा, ठीक है। तो मार्केट्स भी आप आपस में आजकल जो है वो इंटरलिंक है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। और दूसरा जो है वो प्रोडक्शन जो सेक्टर्स हैं आपके, वो भी आपस में दूसरे प्रोडक्शन सेक्टर से जो है वो इंटरलिंक है, ताकि जब एक्सेस डिमांड होती है तो उस वक्त जो है वो डिमांड को पूरा किया जा सके, मिलजुल के काम किया जाए। इंटरडिपेंडेंस होती है और इंटीग्रेटेड मार्केट्स आजकल मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात, आज हम बेसिकली बात करते हैं ना, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये सारे लोग जो है वो मतलब पास पास आ चुके हैं। अब आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। पहले होता था ना कि हफ्ता हफ्ता आपका खत जाता था फिर वापस आता था, ठीक है। अब ऐसा चक्कर नहीं है, आप जो है विद इन सेकेंड्स जो है आप जो है मैसेज भेज सकते हैं और रिसीव भी हो सकता है। तो उसमें देखें जी रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज फॉरेन असाइनमेंट्स हैं, फॉरेन असाइनमेंट्स आपकी इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है।
उसके बाद वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, आप डिफरेंट जो तहजीबें हैं, ठीक है, डिफरेंट तहजीब के जो लोग हैं, मुख्तलिफ तहजीब के लोग, उनके उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, ठीक है। कोपिंग विद एंटी कैपिटलिज्म बैकलैश, उसके बाद ओवरसीइंग द मूवमेंट ऑफ जॉब टू कंट्रीज विद लो कॉस्ट लेबर। ये सारे के सारे आपके पास जो है वो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं। आप जो है मतलब अपनी कॉस्ट को लो करने के लिए जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी जो है वो इंटरलिंक हो सकते हैं, ठीक है। जब आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ काम करेंगे तो आपको जो है वो उनकी कल्चर को समझने का मौका मिलेगा, उसके मुताबिक आप उनको चीज़ें ऑफ़र करेंगे, ठीक है। फ़ॉरेन असाइनमेंट से मुराद क्या है कि फ़ॉरेन ऑर्डर्स जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं, उनके साथ जो है वो काम आपका बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, इम्प्रेसिंग डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ लोग हैं ना, मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ रंगों के लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे उसको भी आप कबूल करते हो, उसमें भी आप काम करते हैं, ठीक है। चेंजिंग द यूएस डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक जो चेंज होते हैं उसके हवाले से भी आप जो इसको काम करते हैं।